हाँ जी, मेरी क्लास। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा क्लास 9 में फिजिक्स का एक नया चैप्टर करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो अभी तक तो हमने फिजिक्स में फोर्स, डिस्क्राइबिंग मोशन, लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर होते हैं। अब हम थोड़ा सा स्पेस के बारे में भी जानते हैं, स्पेस में कैसे चीजें वर्क करती हैं। तो बेटा, कहा जाता है कि न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के ऊपर गिरा और यहां से उन्होंने एक थॉट लगाया कि ऐसा क्यों हुआ कि एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ खिंचा हुआ चला आया। तो मतलब अर्थ ने एप्पल को अपनी तरफ ऐसा क्यों खींच लिया, और फिर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा अपनी पूरी कहानी जो थी वो शुरू कर दी। पर इस स्टेटमेंट का कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। मैं आपसे वैसे ही जनरली बच्चों से शेयर कर रहा हूं, और बहुत सारे लोग इसको गलत भी मानते हैं, इसको झूठ भी मानते हैं। इट इज जस्ट दैट कि वो कहते हैं कि थोड़ा सा टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल जो था वो गिरा था, बट इट इज जस्ट दैट कि एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना हुआ जिसको हमने साइंटिस्ट ने आगे स्टडी किया। तो हम न्यूटन के ही थॉट प्रोसेस से चलते हुए बेटा आगे बता रहे हैं कि न्यूटन के दिमाग में आया कि ऐसा क्यों हुआ कि ये एप्पल नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो क्या अर्थ चीजों को अपनी तरफ, है ना, पुल करती है? और अगर करती है तो फिर वो ऐसा क्यों करती है? इन सवालों के जवाब हमने ढूंढने हैं। ऐसा ही अगर हम एक और एग्जांपल लें कि लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि बेटा हम एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। तो बेटा ये हमारी बॉडी है, हमने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया। जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर की तरफ जाती है, हम ये देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, और फिर ये आ जाती है यहां पर, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। यहां पर आने के बाद कुछ पलों के लिए इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बेटा क्या हो जाती है, जीरो। और फिर यही ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, और जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो बेटा इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करने लगती है। तो बेटा हम जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो कुछ हाइट तक जाती है और उसके बाद नीचे गिरने लगती है। ये जो कॉन्टिन्यूअस डाउनवर्ड पुल है अर्थ का, अब इतना तो बेटा हमें पता लग गया कि ये अर्थ ही है जो उस बॉडी को नीचे की तरफ खींच रहा है। उसकी वजह से जैसे ही वो बॉडी ऊपर जाती रहती है तो उसकी धीरे धीरे वेलोसिटी जो है वो कम होती रहती है। तो बेटा ये जो वेलोसिटी इस बॉडी की कम हो रही है, ये किसकी वजह से कम हो रही है? अर्थ के डाउनवर्ड पुल की वजह से। फिर अपवर्ड डायरेक्शन में आते आते इस बॉडी की वेलोसिटी जो है कुछ हाइट तक आके मैक्सिमम हाइट पे इसकी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये है कॉन्सेप्ट एक बॉडी का, जब वो सिर्फ ऊपर से नीचे गिरती है तो हम इस चीज को देखते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हम उस बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, और फिर वो नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ये जो अर्थ का डाउनवर्ड पुल है ये क्या है और ये किसकी वजह से है, ये अच्छा। तो हमने देखा है बेटा, ग्रेविटेशन है वो फिनोमिना जो बेटा क्या है, डाउनवर्ड पुल ऑफ अर्थ, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे को बेटा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पूरे यूनिवर्स में याद रखना एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से ये दो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब
यही ग्रेविटेशन जो है वो अर्थ के ऊपर भी है। अब आप देख लो, मैं अपने ऑफिस से क्लास ले रहा हूं, आप बेटा इतनी दूर अपने घर में बैठे हैं, तो क्या ग्रेविटेशन हम दोनों के बीच में है? तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटेशन, ये हम दोनों के बीच में भी है। क्या ये आपके और अर्थ के बीच में भी है? तो जवाब आया यस, ये आपके और अर्थ के बीच में भी है। क्या ये मेरे और अर्थ के बीच में भी है? यस, ये मेरे और अर्थ के बीच में भी है। क्या ये जुपिटर के बीच में और आपके बीच में है? यस बेटा, पूरे यूनिवर्स में, आई रिपीट, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के जितने मर्जी पास हो, जितने मर्जी दूर हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बेटा क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। और याद रखना, ये फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। अब बेटा ऐसे सवाल उठते हैं, तो सर फिर अगर हम दो लोगों के बीच में या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वो दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के पास क्यों नहीं आते? उस सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा। अब यही देखो बेटा कि आप अपने रूम में एक टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं बेटा, तो जो आपके टेबल के सामने एक चेयर है या एक पेन है या एक बेड है या एक सोफा है बेटा, उसके बीच में और आपके बीच में भी ये ग्रेविटेशन फोर्स है। तो इट्स नॉट अबाउट कि लिविंग या नॉन लिविंग के बीच में ही है बेटा, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ भी हो, जितने मर्जी छोटे हो, जितने मर्जी बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो ऑब्जेक्ट टेरेस्ट्रियल हो, मतलब अर्थ के ऊपर है, चाहे वो ऑब्जेक्ट सेलेस्टियल हो, मतलब आउटर स्पेस में है, कोई दूसरा स्टार है, प्लैनेट है, सैटेलाइट है, एटसेट्रा। किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ले लो, आई रिपीट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स आता है, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो अलग बात है कि बहुत केसेस में आप ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते, कुछ रीजंस की वजह से। वो रीजन क्या है, हम इसी क्लास में डिस्कस भी करेंगे। अब वो ऑब्जेक्ट छोटा हो या वो ऑब्जेक्ट बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो दो ऑब्जेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, ये किसी भी साइज के हो सकते हैं बेटा, ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, ये किसी भी मास के हो सकते हैं, और ये किसी भी दूरी पे हो सकते हैं, चाहे वो दूरी बहुत छोटी हो, चाहे वो दूरी बहुत बड़ी हो, और ये किसी भी मीडियम में भी हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो याद रखना बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव होता है और रिपल्सिव कभी नहीं होता। तो ये फोर्स से दो चीजें आपस में जुड़ी हुई है, कभी भी वो एक दूसरे से दूर नहीं जाएगी। तो देखते हैं बेटा, इसको और अच्छे से जानते हैं। यहां पे न्यूटन ने एक लॉ दिया, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये लॉ क्या कहता है? कहते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट को, मतलब एक दूसरे को जिस फोर्स के साथ, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। लेट्स सपोज बेटा, मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये बड़ा है, इसको मैंने कैपिटल एम से लिखा। एक ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये छोटा है, इसको मैंने छोटे एम से लिख दिया। इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है बेटा, उसको मैंने क्या मार्क कर दिया? डी। तो बेटा ये जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये फोर्स इन दोनों के बीच में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इनका मास, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा क्या कहते हैं कि ये फोर्स जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, उसका स्क्वायर। तो अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन करता हूं,
तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एट डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं तो जो कांस्टेंट आता है उसको हम क्या लिखते हैं बेटा, जी। ये कैपिटल जी होता है, ये हम लिखते हैं। तो बेटा ये हमारा बन जाता है फॉर्मूला, जहां पे जी को बेटा हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वही डेरिवेशन जो भी हमने करी है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो लॉ की स्टेटमेंट है। अच्छा अब देखो बेटा, तो ये हो गए दो ऑब्जेक्ट M1 M2, उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, सेंटर से लेकर सेंटर तक D। तो बेटा ये फोर्स जो है कहाँ फाइंड किया जाता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, मतलब यहां से इधर की तरफ और यहां से इधर की तरफ, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and this force is inversely proportional to square of distance between them. Combining 1 and 2, मेरे पास force is proportional to m1 into m2 upon d square। and अगर हम proportionality हटाते हैं, साइन हटाते हैं, तो हमारे पास constant क्या आ जाता है, g, जहां पे बेटा g को gravitation constant, और जो लॉ लिखा है बेटा इसका एक और नाम है इस वाले का, इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये रहा एक नाम, और दूसरा नाम क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब हम बात करते हैं कि बेटा जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं। अब देखो बेटा, फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जी इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो बेटा जी क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू m1, फोर्स इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन। डिस्टेंस जो है बेटा किस में होना चाहिए, मीटर, और उसका क्या है, स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है, केजी इंटू केजी। तो बेटा जी का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेज टू द पावर -2। पर नॉर्मली हम प्रेफर क्या करते हैं बोलते हुए, इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो याद रखना बेटा, मासेस केजी में होने चाहिए और डिस्टेंस जो है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास इसका यूनिट। रही बात जी की वैल्यू की, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू की, तो वो कैसे निकालते हैं। अब देखो न्यूटन के लॉ के हिसाब से फोर्स क्या होता है, जी, फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो अगर हम g की वैल्यू रखते हैं फोर्स इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, तो बेटा मान लो अगर फोर्स कितने न्यूटन का लग रहा है, 1 न्यूटन का, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस जो है बेटा वो कितना है, 1 मीटर, उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। और बेटा मास कितना आ रहा है, 1 kg, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास भी हमने बेटा कितना ले लिया, 1 kg। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू है जी की बेटा वो किसके बराबर आती है, फोर्स के बराबर ही आती है। तो आप बेशक इस फोर्स को 1 न्यूटन मत लो, आप इसको सिंपली दो। तो अगर मैं बाकी चीजों की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास यहाँ पे इस फोर्स की वैल्यू आ जाती है F। तो बेटा हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे हमारे, जिन्होंने इस जी की वैल्यू को सॉल्व किया था, और ये जो वैल्यू आती है वो आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी को 6.7 भी लिख देते हैं वो, तो इट इज ओके, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो कहीं पे 6.7 लिखा हुआ है इंटू 10⁻11, कहीं पे 6.67 10⁻11।
तो बेटा कोई पूछते हैं आपसे कि बच्चों जी की वैल्यू बताओ क्या होती है, तो बेटा वो ये वैल्यू होगी। या वो पूछते हैं कि जी को डिफाइन करो, ग्रेविटेशन कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो बेटा ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट न्यूमेरिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही होता है बिटवीन टू बॉडीज जब, आई रिपीट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही होती है बिटवीन द टू बॉडीज जब उन दोनों बॉडीज का मास कितना हो, 1 kg ईच, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 मीटर। तो अगर दो बॉडीज है 1 kg और दूसरी बॉडी भी कितनी है 1 kg, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो बेटा जी की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा किसके बराबर आएगी, एफ के, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो वैल्यू हेनरी कैवेंडिश हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने सॉल्व करके निकाली, जो कितनी आती है वो इतनी आती है। अब उन्होंने सॉल्व कैसे किया ये हमें नहीं करना है, पर उन्होंने सॉल्व करके इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो ये निकाली। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आप जरा ध्यान से इस वैल्यू को देखोगे, स्पेशली इस साइड पर, तो आप देख पाओगे कि ये जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये बहुत 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 छोटी है। स्पेशली अगर आप देखो कि 10⁻⁻11 आ रही है। तो जैसा कि आपने मेरे से बात करी थी कि सर क्लासरूम के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं टेबल के ऊपर, बेंचेस के ऊपर, ये हो गया तीसरा स्टूडेंट, तो सर हमने तो कभी भी किसी भी दो स्टूडेंट को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि बेटा इस रीजन की वजह से नहीं देखा कि ये वैल्यू इतनी छोटी है कि अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश भी करता हूं दो लोगों के बीच में, तो ये वैल्यू ना के बराबर आती है। लेट सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ही देता हूं। तो हम बात करते हैं हमारे एक स्टूडेंट की, जिस स्टूडेंट का नाम क्या है, आरुषि। और आरुषि के जो फादर है वो भी उसी रूम के अंदर बैठे हुए हैं। अब आरुषि का लेट सपोज हम मास कितना ले लेते हैं, 50 kg, और आरुषि के पापा का हमने मास जो है वो कितना ले लिया, 70 kg। इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों एक ही घर के अंदर है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है लेट्स सपोज वो कितना है, 5 मीटर। तो चलो अब हम देखते हैं कि आरुषि और आरुषि के पापा के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एम इंटू एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये आ गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आरुषि के पापा का मास कितना हो गया, 70 kg, आरुषि का मास कितना हो गया, 50 kg, और दोनों के बीच में मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 6.67, तो 7 5 35, 35 आ गया, और ये आ गया 10⁻⁻9, क्योंकि मैंने ये दोनों जीरो कैंसिल कर दी, डिवाइडेड बाय 5 5 25। आप इसको तो कैलकुलेट करोगे करोगे, ये जो भी वैल्यू आएगी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअली में मेरा ध्यान तो इधर है। तो जो भी आपका आंसर आएगा फोर्स निकालने का, तो वो जो फोर्स है वो 10⁻⁻9 न्यूटन है। ये इतना स्मॉल है, सो बेटा ये जो फोर्स है ये ऑलमोस्ट जीरो आ रहा है। तो छोटे ऑब्जेक्ट्स में तो ये फोर्स एक तरह से हमको नजर ही नहीं आता, हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। और वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बेटा जो जी की वैल्यू है वो बहुत बहुत ज्यादा छोटी है। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट हेवनली हो, बहुत बड़ा, लाइक मून, अर्थ, जुपिटर, मार्स, सन, तो जाके बेटा हम इसको फिर भी ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो जाके ये वैल्यू बहुत ज्यादा आती है। पर दो
छोटे ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप ये मान के चलो 1000 kg और 2000 kg वाले ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये जो फोर्स है वो नेग्लेजिबल है, ये ना के बराबर है। इसलिए दो बच्चे, दिस वैल्यू, बेटा वही बात आ गई, दिस वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू पीपल sitting in same room is so very small that we can actually neglect or ignore it। इसी रीजन की वजह से hence two people never attract ईच अदर। इसलिए दो लोग जब रास्ते में चल रहे होते हैं या रूम में बैठे होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि फोर्स की जो वैल्यू है वो बहुत बहुत क्या है बेटा, छोटी आ रही है। ये छोटा सा बेटा करेक्शन है, लैंग्वेज का इशू आ गया। This value of force between two people sitting in the same room is so very small that we can, बेटा cannot नहीं होना चाहिए, can actually neglect or ignore it. Hence two people never attract each other। तो बेटा cannot नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा, can आएगा। तो बेटा आगे बढ़ते, वो कहते हैं जो वैल्यू g की आई है ना, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मासेस ऑफ टू बॉडीज। आपने जो भी दो बॉडीज ली है उन पे डिपेंड नहीं करती उनका मास कितना है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है उस पर भी डिपेंड नहीं करती, दोनों के बीच में मीडियम क्या है, एयर है, लिक्विड है, सॉलिड है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता, उन दोनों बॉडीज की शेप क्या है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, साइज क्या है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, कौन सी दो बॉडीज है, किसी भी चीज पे एक्चुअली में ये जो जी की वैल्यू है ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो अर्थ के ऊपर हो चाहे वो स्पेस में हो। इस वजह से बेटा इसके नाम के आगे क्या लग गया, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, पूरे यूनिवर्स में आप जी की वैल्यू को सेम ही लेंगे, कैपिटल जी की वैल्यू को सेम ही लेंगे, चाहे आप कोई न्यूमेरिकल अर्थ के ऊपर कर रहे हैं, चाहे आप न्यूमेरिकल किसी स्पेस में कर रहे हैं, किसी और प्लैनेट में कर रहे हैं, आप जुपिटर में कर रहे हैं, फॉर्मूला यही लगेगा, तरीका यही है। इसलिए ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसलिए इसके नाम के आगे क्या लगता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। पहली चीज। दूसरी चीज जो हमें अब पढ़नी है कि इसकी वैल्यू इतनी छोटी होती है कांस्टेंट की कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब आप किसी भी दो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के बीच में निकालते हो तो वो बहुत ही क्या होता है बेटा, कमजोर होता है। आप उसको इन टर्म्स ऑफ मतलब ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हैं बेटा, वैल्यूज आप उसकी निकाल सकते हो वो नेग्लेजिबल आती है, पर आप उसको ऑब्जर्व जो है वो नहीं कर सकते। तो ये दो चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दो चीजों के बाद अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, इसके होने की वजह से क्या क्या फायदा है हमें। सबसे पहले तो बेटा अर्थ के ऊपर आप जितनी भी चीजें देख रहे हो वो सब बेटा अर्थ के साथ जुड़ी हुई है, बाइंड है, किसकी वजह से, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कोई भी चीज को आप अर्थ से नीचे से ऊपर फेंकोगे तो वो वापस अर्थ की तरफ आ जाती है, किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से। इसी फोर्स की वजह से बेटा अर्थ अपने एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखता है, और बेटा अर्थ के पास अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो अर्थ पे जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप जैसे ये बादलों को देख रहे हैं ब्लू ब्लू कलर के, तो ये बादल हो गए, ये स्काई हो गया, तो बेटा ये सब जो है वो किसकी वजह से है बेटा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। देन बेटा इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बारिश जो है वो अर्थ के ऊपर गिरती है, या स्नोफॉल जो है
वो अर्थ के ऊपर गिरती है, वो अर्थ से नीचे से ऊपर नहीं जाती, ऊपर से नीचे गिरती है बेटा। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी जो है वो रिवर्स बनाता है बेटा, नदियां बनाता है, जो पहाड़ों से निकलती हुई नीचे की तरफ आती है बेटा, वो इसी रीजन की वजह से आती है। इसी फोर्स की वजह से बेटा मून जो है वो अर्थ के आगे पीछे मूव करता है, और सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी अर्थ के आगे पीछे बेटा क्या करती है, मूव करती है। बहुत सारी सैटेलाइट्स बेटा अर्थ के आगे पीछे मूव करती है, जो हम नॉर्मल विजन से तो नहीं देख सकते, पर अगर आपके पास बेटा घर में अच्छा टेलीस्कोप है तो आप इन सैटेलाइट्स को ढंग से देख सकते हो। ठीक है, पर एक टाइम होता है, एक जगह होती है जहां पे आप इन सैटेलाइट्स को देख सकते हो। बट अगर आसमान साफ हो, एनवायरमेंट क्लीन हो, पोल्यूशन फ्री हो, तभी आप इनको देख पाओगे, अदरवाइज आप इनको नहीं देख पाओगे। बहुत सारी सैटेलाइट्स बेटा अर्थ के आगे पीछे घूम रही होती है, जिनमें से बहुत सारी तो ऐसी है जो अब बेकार की है, तो वो ऐसे ही घूम रही है, और कुछ जो है हमारी लेटेस्ट सैटेलाइट्स है, बेटर वर्जन है उस सैटेलाइट्स का, जो हम भेजते रहते हैं। देन बेटा इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बेटा प्लैनेट सन के आगे पीछे घूम रहे हैं, सारे प्लैनेट्स। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बेटा अर्थ के ऊपर टाइड्स बनती है, जिनकी वजह से पानी का राइज एंड फॉल होता है ओशन के अंदर। तो बेटा ये देखो ना, बड़ी बड़ी लहरें जो है वो उठती है। अब देखो जब मून बेटा अर्थ के सामने आता है तो इनके बीच में ये जो जगह है बेटा, ये हाई टाइड की होती है, पानी का लेवल हिलता है, तो इसके ऑपोजिट साइड में ये जो जगह बेटा यहाँ पे लो टाइड बन जाती है। तो पानी मून की तरफ खींच रहा है, तो ये हाई टाइड है, फिर वो वापस इधर आता है, तो बेटा ऐसे टाइड जो है वो समुद्र में बनती है बेटा। देन आगे बात करते हैं बेटा, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से हम सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स जो है वो पता लगा सकते हैं। तो बेटा सोलर एक्लिप्स तब आता है जब सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है, मून। और लूनर एक्लिप्स तब आता है जब सन और मून के बीच में बेटा कौन आ जाता है, अर्थ आ जाता है। तो दिस इज हाउ बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून अर्थ के आगे पीछे रोटेट करता है, और कभी कभार वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, कभी कभार अर्थ मून और सन के बीच में आ जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा पहला हमारे पास आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पर, कहते हैं मास अर्थ का कितना होता है बेटा। तो हम अर्थ का मास ME लिख रहे हैं, 6 × 10⁻24 kg, एंड मून का मास जो है वो इतना kg है। तो बेटा मास मून का कितना हो गया, 7.4 × 10⁻22 kg। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो इतना किलोमीटर है, तो बेटा डिस्टेंस कितना हो गया, 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर, जो एक्चुअली में मीटर में होना चाहिए। तो बेटा मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कितना आ जाएगा, 3.84 × 10⁸ मीटर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो कहता है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। अगर G की वैल्यू बेटा इतनी, तो G की वैल्यू जो है वो कितनी है, 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बेटा हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G × ME, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो G की वैल्यू कितनी हो गई, 6.7 × 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24 इंटू 7.4 × 10⁻22। ये सारा डिवाइड किससे हो जाएगा, 3.84 × 10⁸ बेटा इसका क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। अब जरा देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं जितने भी नंबर्स हैं
उनको मैं साथ में कलेक्ट कर रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं, और जितनी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं, पावर है, उनको मैं अलग कर देता हूं। तो ये आ गया 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, ये आ गया 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 46, वो पॉजिटिव में आ गया, डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया बेटा, ये 16 आ गया। तो यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब जरा ध्यान से देखो, 16 इससे मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया 30, और 30 को अगर मैं इससे कैंसिल करता हूं तो -11 चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 90। तो अब आप मुझे इसका वैल्यू सॉल्व करके बताइए, ताकि फिर हम फोर्स का फाइनल आंसर जो है न्यूटन में लिखकर आपको बता सकेंगे। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब अभी अब मैं टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए, तो आप कर देना। तो चलो, हमारे पास आंसर यहाँ पे आ ही गया। तो ये कितना आ रहा है, 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन आ रहा है। फिर वो कहते हैं स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आई होप अभी हमने ये लिखा है तो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, है ना। तो वो क्या कहता है, एवरी टू ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. And then in text का second question कहता है write the formula to find the magnitude of the gravitational force between earth and an object on the surface of the earth. तो बेटा, अगर वो ऑब्जेक्ट, ये हो गया बेटा अर्थ, अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो बेटा ये होगा अर्थ का रेडियस, तो उसका फोर्स कितना आ जाएगा, जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा नीचे हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। सर ये आर क्या है बेटा, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि वो अर्थ के ऊपर है ना, इसीलिए। और एम ई क्या हो जाएगा, और जो दूसरा एम है, एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे सारे आंसर्स जो है वो